नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एचएस के मेंस एग्जाम में आ चुके हैं। जीएस 3 पेपर के एनर्जी एंड एग्रीकल्चर वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के, उनको हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन और ये होगा पार्ट 2 ऑफ आवर डिस्कशन। पिछले सेशन में हम 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, ये क्वेश्चन है 2018 से 2020 के बीच में जो मेंस एग्जाम के एग्जाम्स हुए थे, जीएस 3 का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इन दीज सेशंस। ठीक है, तो एनर्जी एंड एग्रीकल्चर ऐसे टॉपिक्स है जिनसे 4 and 8 मार्कर क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, 20 मार्कर क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आता है। तो इस वजह से इन टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये यूनिट 2 और यूनिट 3 के सब यूनिट 2 जो है उसके टॉपिक्स हैं, राइट। तो ये होगा पार्ट 2 और 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चमन प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया, ये चीज पूछी गई है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स होने चाहिए कि हम ये देखें क्वेश्चन में कौन से कीवर्ड्स हमें लग रहा है कि जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे आंसर में जो आने चाहिए, जो कि माइक्रो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चमन प्रोजेक्ट, तो सबसे पहला कीवर्ड हमारा है चमन प्रोजेक्ट और इसका स्टेटस पूछा गया है। ब्रीफली इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया, ऑब्वियसली चमन प्रोजेक्ट इंडिया में चलाया जा रहा है और इसका प्रेजेंट स्टेटस पूछा गया है। चमन प्रोजेक्ट को हमें सबसे पहले डिस्क्राइब करना होगा, फिर उसका प्रेजेंट स्टेटस हम बताएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। चमन प्रोजेक्ट है क्या, सबसे पहले हमें तो ये बताना है। तो ये रिलेटेड है टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर और ये सेक्टर काफी ज्यादा रिलेट करता है विद हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑल्सो। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट्स हिमाचल में भी चलाए जा रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज अ मेजर ड्राइवर फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये चीज हम बताएंगे सबसे पहले। फिर कीपिंग इन व्यू इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के प्रमोशन एंड ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से एग्रीकल्चर को है और जैसे एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ये चीजें ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। तो वही चीज हम बता रहे हैं, बाय इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके द्वारा लाया गया है। ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH के अंडर। तो लेट मी टेल यू, MIDH एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का along with नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये एक टॉपिक है हमारे सिलेबस का और इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। तो मोस्टली इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है इनकी शुरुआत कब की गई थी, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना और उसको लिखना। बहुत ही बढ़िया एक स्टार्टिंग हमारा जो है इंट्रोडक्शन बन जाता है। यहाँ चमन एक्चुअली है क्या, उसको हम उसका जो है फुल फॉर्म बता रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा सॉरी हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज को। इसमें यूज क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके लोकेशन स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करती है और इस लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को यूज करके हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर में हम ये बता सकते हैं कि कौन से एरिया में किस तरीके के फ्रूट्स ग्रो करने चाहिए, वहां के सॉइल वेदर कंडीशंस किस तरीके से उस स्पेसिफिक फ्रूट के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। इसी तरीके से अगर वहां पर वो क्रॉप लगा दिया गया है, लगाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है स्पेस टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग का यूसेज करके, अलग अलग जो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से लेट से उसके थ्रू। तो ये चीज हम इसको जो है हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, जो कि लोकेशन स्पेसिफिक वहां के वेदर, वहां का सॉइल, वहां का जो सॉइल के
प्रॉपर्टीज है, वहां पर जो वेजिटेशन है, वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालकर हम एक होलिस्टिक व्यू बनाते हैं कि वहां पर हम क्या कह सकते हैं, किस तरीके का जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो ग्रो किया जा सकता है, ये चीज हम जो है एसेस करते हैं। तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जहां पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूज किया जा रहा है। तो ये सारे टेक्निकल डिटेल्स हम सबसे पहले जब भी कोई इनिशिएटिव बता रहे हैं तो टेक्निकल डिटेल्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल, जैसे रिमोट सेंसिंग का जो कंपोनेंट है जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, टोटल इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, MNCFC के द्वारा ये किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो अलग अलग सेंटर्स हैं, SAC हो गया, NRSC हो गया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो गया, NESAC, NHRDF, और इसके साथ हमारा IMD, ICAR, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हमारे जो सेंटर्स है, अलॉन्ग विद स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट रिमोट सेंसिंग जो सेंटर्स हैं, उनके थ्रू जो भी डेटा प्रोवाइड हो रहा है, लेट्स से स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा फील्ड सर्विस के थ्रू जो डेटा है वो प्रोवाइड हो रहा है, इसरो के द्वारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा प्रोवाइड हो रहा है, IMD के द्वारा जो सेंसर्स है अलग अलग उससे डेटा प्रोवाइड हो रहा है। तो वो सारा कुछ यूज करके हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में उसको लगाने का काम किया जा रहा है, उसकी एनालिसिस करके कौन से एरिया में किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स है उन्हें कैसे ग्रो करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारे के सारे कोऑर्डिनेशन इस सेंटर के द्वारा मेनली की जा रही है। एरिया असेसमेंट एंड प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, ये दो इंपॉर्टेंट हमारे जो है एम है, जहां पर एरिया असेस किया जा रहा है। पहले तो असेसमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में किस तरीके के क्रॉप ग्रो किए जाने चाहिए। तो 7 मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड 12 स्टेट्स 185 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सबसे पहले ये जो है इस तरीके से स्टार्ट किया गया है। अब जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस फॉर हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्लानिंग क्या क्या हो सकता है। जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का हमें लेकर आना है। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स है, उनको आप जो है गनी बैग्स में पैक नहीं कर सकते, सही तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको, और जो फ्लावर के जो प्लांट है उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा, लेट्स से ग्रीन हाउस चाहिए तो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। एक्वा हॉर्टिकल्चर हो गया, ऑर्चर्ड रिजुविनेशन, ऑर्चर्ड्स एप्पल ऑर्चर्ड से उनके रिजुविनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे लेट्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, ह्यूमन पर इम्पैक्ट कम हो रहा है, और जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस है वो और भी सिंपल हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और भी सिंपल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, GIS डेटाबेस क्रिएशन, साइट सूटेबिलिटी असेसमेंट, ये सब किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस जियो इन्फॉर्मेटिक्स। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस प्रोजेक्ट का इन इंडिया, वो हमें बताना है। सबसे पहले हमने चमन प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, फिर उसका प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस की जब हम बात करें तो सबसे पहले जो है ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की वेबसाइट जहां पर चमन प्रोजेक्ट मेंशन्ड है वहां पर दिया हुआ है कि मेजर अचीवमेंट्स अंडर चमन फेज 1, तो 2 फेजेस में किया गया था। पहले फेज की अगर हम बात करें तो वो 12 स्टेट्स इन 185 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड चलाया गया था। ये मेजर क्रॉप्स कौन से हैं? मैंगो, बनाना, सिट्रस, पोटैटो, ऑनियन, चिली एंड टोमेटो, राइट। तो ये सारे क्रॉप्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, इनसे रिलेटेड ये चलाया गया था। मेन इसका एम था नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टेट्स हैं वहां पर झूमलैंड एरियाज को, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले जो एरियाज हैं, उन एरियाज को किस तरीके से हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड उनको यूज किया जा सकता है, इस में जो है उसका एप्लीकेशन देखा गया और वो किया गया। हाइपरस्पेक्ट्रल सिग्नेचर लाइब्रेरी प्रेसिशन फार्मिंग, तो ये जो है मेनली हाइपरस्पेक्ट्रल सिग्नेचर यानी कि अलग अलग जो लेयर्स हैं ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, उन लेयर्स, उन लेट्स से जो एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशंस है उसके बारे में, सॉइल के लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, वेजिटेशन के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन निकालना, और इस सभी को एक साथ लेकर उसको एनालाइज करते हुए
सही कंडीशंस है या नहीं इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो एसेस करना, और फिर आगे किस तरीके का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, ये सारी चीजें एनालाइज करना और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेट हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट्स, ये किया गया है, और कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है इन दिस रिगार्ड। अब फेज 2 भी चलाया जा रहा है, 2018-19 और 19-20 के बीच में चलाया गया। ये फेज 2 जो है इसमें न्यू क्रॉप्स को लिया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर ये 7 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से रिलेटेड 263 डिस्ट्रिक्ट्स अब आ गए हैं 15 स्टेट्स में, और पायलट मोड में स्पाइसेस से रिलेटेड लाइक कोरिएंडर, क्यूमिन, एरोमेटिक प्लांट्स, इनसे रिलेटेड जो है इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ऑल्सो फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, एप्पल, इनसे रिलेटेड भी इसको चलाया जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा रेलेवेंट है। इस प्रोजेक्ट को आप अपने जो हमारे हिमाचल स्पेसिफिक, हिमाचल जी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कोट कर सकते हो चमन प्रोजेक्ट के बारे में। एरोमेटिक प्लांट्स हो गए या फिर एप्पल प्रोडक्शन से रिलेटेड आप इसे कोट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में, उसका प्रेजेंट स्टेटस सब हमने बता दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हॉर्टिकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, ये भी हम बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सोलर मिशन। 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए 2020 में ये पूछा गया था। नेशनल सोलर मिशन के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताने के लिए। तो पहला माइक्रो क्वेश्चन ये है, दूसरा पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन एक्चुअली 2010 में स्टार्ट किया गया था, तो काफी पुराना ये जो है चीज है, बट देन ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट है, इस वजह से ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मिशन है, बड़े मिशन है, उनको आपको प्रिपेयर करना ही होगा। थोड़ा सा आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ट्रेंड्स देख के आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन हमारा एम क्या है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टेट्स टू प्रमोट इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। सोलर एनर्जी जब हम यूज कर रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो इससे सस्टेनेबल ग्रोथ वैसे ही बढ़ेगी जहां पर एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। उसके साथ में हम एनर्जी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इस यहाँ हम इसी चीज को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारा देश है, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है सोलर एनर्जी की इंडिया में, जिसको हम टैप करना चाहते हैं। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए, जहां पर हम ऑयल, पेट्रोल और बाकी सारे जो एनर्जी फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं इन लार्ज मैनर, हमारा इंपोर्ट बिल जो बढ़ाता है उससे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो वीकन हो रहा है। तो इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने से रिलेटेड हम सोलर एनर्जी को टैप करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें जो है बढ़ाना होगा। इसी डायरेक्शन में नेशनल सोलर मिशन हमें ले जा रहा है 2010 में, जिसकी शुरुआत की गई थी। मेजर कंट्रीब्यूशन इसका है टू ग्लोबल एफर्ट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। यहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल बनने की बात करें 2070 तक, तो इसमें भी ये जो है हेल्प करेगा ग्लोबली। तो हमने बताया किस तरीके से इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ये मीट कर रहा है, साथ में इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है, ग्लोबल जो एफर्ट्स हैं, उसको भी ये जो मिशन है वो मीट कर रहा है। तो ऐसा होलिस्टिक इंट्रोडक्शन हमें देना है, तभी बहुत ही इंप्रेसिव बनता है हमारा इनिशियल पार्ट। तो ये बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया, और ये सारे पॉइंट जो है गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है, जो पीआईबी रिलीजेस हैं, वहीं से निकाले हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे दिया हुआ होता है, बस उनको थोड़ा बहुत ट्वीक करके आपको अपने आंसर में लिखना होता है। मेनली इस तरीके के जो मिशन एंड प्रोजेक्ट से, इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो सारी चीजें हमने बता दी, कैसे इंडिया को, कैसे वर्ल्ड को ये हेल्प कर रहा है। अब आगे हम मेन ऑब्जेक्टिव्स बता देंगे फटाफट से। तो हम बता रहे हैं कि इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन बाय 2022, ये हमारा मेन एम है। कैसे करेंगे हम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन जो है उसको हम एम कर रहे हैं। सोलर पावर तो चलो जनरेट कर लिया, बट उसे ग्रिड से कनेक्ट करना, मेन जो हमारी ग्रिड है जो कि थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी से चलती है,
उस ग्रिड से सदर्न ग्रिड नॉर्दर्न ग्रिड जो है उससे कनेक्ट करना बहुत ही बड़ा टास्क है, बिकॉज कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी और काफी सारे फ्रीक्वेंसीज और वेरियस थिंग्स हैव टू बी मैच्ड, और ये मैच करना और ग्रिड कनेक्टिविटी लाना सोलर पावर जनरेशन के साथ जब हम वो कर पाएंगे तभी हम ग्रिड के थ्रू इस पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ग्रिड कनेक्शन लाना और वो भी 20,000 मेगावाट का प्रोडक्शन करना ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022, ये हमारा मेन एम था एज पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। 3 साल 2013 तक हमें 1000 मेगावाट तक का बढ़ोतरी जो है देखनी थी, 3000 मेगावाट तक की बढ़ोतरी 2017 तक, और 2022 तक 20,000 मेगावाट की बढ़ोतरी। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पर चलने वाले हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, सोलर जो पैनल्स हैं वो और उसके जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट है, काफी चीजें पीवी जो पैनल्स है वो हम मेनली इंपोर्ट करते हैं, तो वो नहीं करके मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में है उसे बढ़ाना, साथ में ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस में भी इसे यूज करना। इस के लिए 1000 मेगावाट बाय 2017, ऑफ ग्रिड जो है 2000 मेगावाट बाय 2022। कुसुम जैसे जो प्रोजेक्ट्स है फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं हम थ्रू विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज वो कर सके, इसमें हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। तो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ऑफ ग्रिड और साथ में साथ ग्रिड कनेक्टिविटी भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सेस है वो फार्मर ग्रिड को जो है बेच सके। तो ये चीजें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन लाइन है विद दिस मिशन। टू अचीव 15 मिलियन स्क्वायर मीटर सोलर थर्मल कलेक्टर जो एरिया है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो हम 15 मिलियन स्क्वायर मीटर 2017 तक और 20 मिलियन बाय 2022। 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम्स लाने का जो है ऑब्जेक्टिव है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं, ये जो है आपको पढ़ना ही होगा, प्रिपेयर करना ही होगा, याद करने होंगे, और एग्जाम में ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तभी मार्क्स एकदम से मतलब काटने का चांस ही नहीं होगा, ऐसा हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीजें करते हुए इंडिया अब 4th नंबर पर है सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, और इसके साथ हम 61.97 गीगावाट्स जो है रीच कर चुके हैं 30 नवंबर 2022 तक, जहां पर हमने अराउंड 20 गीगावाट का सोचा था, 61 तक गीगावाट तक हम रीच कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्रॉस कर चुके हैं हमारा जो लिमिट था, और इसी तरीके से हम जो है सोलर टैरिफ इंडिया में कॉम्पिटिटिव हो गया और इंडिया ने ग्रिड पैरिटी पा ली है, यानी कि ग्रिड कनेक्टिविटी थ्रू सोलर पावर हम वो कर चुके हैं अचीव, और ये बहुत ही बड़ा हमारा जो है अचीवमेंट है। इस तरीके से मिशन जो है सोलर पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ये हम लिखेंगे। अब देखिए 9th क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 2 माइक्रो क्वेश्चन, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना है हमें, दूसरा लिमिटेशन जो है वो बताने हैं। 4 मार्क्स के लिए फटाफट से इन शॉर्ट हम बता देंगे। द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो ये वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया है वो आपको यूज करना है इन द आंसर ऑल्सो, रिलेटेबल बने। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ पैकेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स, इनपुट जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस तरीके के, और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो यूज किए जा रहे हैं, केमिकल जो यूज किए जा रहे हैं, वो मेन पार्ट है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो कहीं ना कहीं हम हाईलाइट कर रहे हैं कि इनके लिमिटेशंस आगे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही हाई मात्रा में जो है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करोगे तो लिमिटेशंस है ही है, इश्यूज होंगे ही। वाटर अश्योर्ड एरियाज में इन्हें जो है इस न्यू टेक्नोलॉजी को और ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया गया था। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी ग्रीन रेवोल्यूशन भी से कहा जाता है, ऑल्दो इसने इंडिया को, याद रखिएगा आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया इन फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हम सेल्फ सफिशिएंट बने, वरना तो हम फूड इंपोर्ट करते थे इससे पहले। तो सेल्फ सफिशिएंट बनाया, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज भी हाईलाइट करनी है। लिमिटेशंस हम बता रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर, ये लिमिटेशंस है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल्स को खरीदना, ये सब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से नहीं हो रहा था, तो दे डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द बेनिफिट्स जो मिल रहे थे बाय दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, लार्ज फार्मर्स को मिल रहे थे। इसी तरीके से लैक ऑफ फोकस ऑन एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो, जहां पर हम वाटर जो है बहुत ही हाई मात्रा में यूज कर रहे हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है बिगाड़ा है। वर्किंग ग्रुप ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 2007 के हिसाब से एस्टिमेटेड लॉस ऑफ इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ सॉइल डिग्रेड हुआ है इसके वजह से, तो हम डेटा भी दे रहे हैं किस तरीके से 11 to 26% ऑफ जीडीपी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से।
डेटा कोट किया, इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट होगा आपका पॉइंट। बायोडाइवर्सिटी जो है उसे भी इफेक्ट हो रहा है। ओवर कैपिटलाइजेशन जो एग्रीकल्चर में है, कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा किया गया, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इसमें लगा दिए गए और वो रिसोर्सेज लार्ज फार्मर्स की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो रिसोर्सेज है उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंस जो है देखा गया है, राइट। तो ये चीजें हम बता रहे हैं। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जैसे नेचुरल गैस वगैरह उसके यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, फर्टिलाइजर्स, इस तरीके से हम जो है लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी लिमिटेशन चैलेंजेस पूछे गए, एक छोटी सी लाइन आप जरूर वे फॉरवर्ड कर लिखना, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इवन दो ये सारी चीजें की गई हैं, बट देन हम अभी जो है आगे बढ़ रहे हैं थ्रू नेशनल जो हमारा मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वगैरह, इनके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मेकिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इसके साथ में स्मॉल फार्मर्स की भी हेल्प करें, इससे रिलेटेड भी स्कीम्स हम लेकर आ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से एक वे फॉरवर्ड जरूर देना, इवन दो 4 हो, 8 हो, 20 मार्कर हो, जो भी हो, इसमें अगर लिमिटेशंस चैलेंजेस पूछे गए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेटस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। बहुत ही सिंपल यहाँ पर पूछा गया। पहला तो विंड एनर्जी किस तरीके से इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प कर रहा है, अभी का स्टेटस, कंट्रीब्यूशन तो हम बता रहे हैं, स्टेटस हम बताएंगे किस तरीके से है, ठीक है। तो इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी में ये पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए, 2020 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इंडियाज विंड एनर्जी सिक्योरिटी इज लेड बाय इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री हमारी है। विंड एनर्जी काफी एरियाज में बहुत ही बढ़िया तरीके से जनरेट किया जाता है, बहुत ही हाई नहीं है इसका जो अमाउंट है, बट देन यस इंडिजिनसली हम करते हैं इसे, एंड हैज शोन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। तो ये हम बता रहे हैं सबसे पहले, एक्सपेंशन ऑफ विंड इंडस्ट्री हैज रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, प्रोजेक्ट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ अबाउट 10,000 मेगावाट पर एनम हम जनरेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज अ गुड नंबर। और प्रेजेंट स्टेटस जो है हम आगे समझ सकते हैं। स्टेटस ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, तो विंड मॉनिटरिंग स्टेशन इंडिया में है। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी हैज इंस्टॉल्ड। सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से एरिया में विंड एनर्जी को हम टैप कर सकते हैं, कहीं भी आप नहीं लगा सकते। लेट्स से जो कोस्टल एरियाज है वहां पर बहुत अच्छा विंड जो है आपको देखने को मिल रहा है, हिली एरियाज है वहां पर मिल रहा है। तो ऐसे एरियाज में आपको ये जो है विंड फार्म्स लगाने होते हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए रिसर्च एंड सर्वे करना होगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जैसे जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके थ्रू किया जा रहा है। 800 विंड मॉनिटरिंग स्टेशन है जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। विंड एनर्जी पोटेंशियल को असेस किया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रॉस विंड पावर 302 गीगावाट इन द कंट्री, 100 मीटर के हाइट पर, 100 मीटर का जो हाइट का विंड हमारा टरबाइन होगा उस को अगर हम लेंगे तो 302 गीगावाट इंडिया में अवेलेबल है। 120 मीटर के हाइट पर 695.50 गीगावाट का है, ठीक है। 7 विंडी स्टेट्स इन इंडिया जो है वो है, राइट। इसके साथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम देखें तो 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में अभी है और इसे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो हमने स्टेटस बता दिया, ये काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है एंड सो ये कंट्रीब्यूट करता है टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडिजिनसली और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिक्स को भी ये बढ़ाएगा। कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कैपेबिलिटी, जहां पर इतना पोटेंशियल हम देख रहे हैं कि अवेलेबल है, तो इससे इंडिया डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक ऑयल गैस, उस पर जो हम डिपेंडेंट है वो कम होगा। डाइवर्सिफाई होगा हमारा जो एनर्जी मिक्स है, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो इम्पोर्टेंट सोर्स विंड एनर्जी बन रहा है वो भी बढ़ेगा। वाटर यूज जो है इससे कम होगा, फॉर एग्जांपल ड्रॉट और अदर क्लाइमेटिक इवेंट्स में ये हेल्प करेगा, जहां पर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टीम वगैरह की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है, विंड में इसकी जरूरत नहीं है। तो वाटर यूसेज को जो है कम करेगा और ऑप्टिमम वे में अवेलेबिलिटी इंश्योर करेगा।
अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन जो है वो भी हम कर सकते हैं, जहां पर समुंदर जो है उसके अंदर भी विंड फार्म्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑल्दो उतनी टेक्नोलॉजी अभी तक हम सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं, बट देन उसको जो है यूज किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल है, वो भी हम बता रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टारगेट रखा है 5 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन हमें करना है, क्योंकि इंडिया के कई सारे रीजन कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर इंस्टॉल किया जा सकता है। साथ में एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में भी हेल्प करेगा, और हम ये भी लिख सकते हैं INDC में हेल्प करेगा। हमारा जो कार्बन न्यूट्रल 2070 तक बनने का हमारा जो विजन है, उसमें भी लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स है उसमें भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इंडिया के जो एनर्जी सिक्योरिटी में विंड एनर्जी का रोल हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा GS3 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो टॉपिक है इसमें से मोस्टली आपको 4 और 8 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्टली 4 मार्क का क्वेश्चन सीधा सीधा जो है पूछ लिया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सीड सर्टिफिकेशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स क्या है, ये सीधा सीधा पूछते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया ये टॉपिक है, अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करना। 120 वर्ड्स के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया गया था। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड पूछ लिया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड पहले की स्कीम है, अब उसके चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स पूछे गए। 3 माइक्रो क्वेश्चन। पहला क्या है, यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आपको बताना है और आपको बेनिफिट्स बताने हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। अब तीसरा पार्ट है चैलेंजेस। जब चैलेंजेस बता रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसका थोड़ा सा जो है वे फॉरवर्ड बताना होगा। याद रखिए, जब भी चैलेंजेस है एटलीस्ट एक लाइन वे फॉरवर्ड आप लिखो, ताकि सोल्यूशन बेस्ड आपका जो है कंक्लूजन बने। हेल्दी सॉइल्स प्रोड्यूस हेल्थी क्रॉप, ये एक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। सॉइल के हेल्थ को असेस करना और उसे बेटर करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फार्मर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉट जस्ट फार्मर्स की हेल्प कर रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, इंडिया और वर्ल्ड की भी हेल्प कर रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये चीजें हम लिखेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को इसीलिए लाया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे पहले 2015 सूरतगढ़ राजस्थान में से लॉन्च किया गया था, राइट। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के टेक्निकल डिटेल्स, अगेन जब भी स्कीम की बात हम करते हैं टेक्निकल डिटेल्स हम दे देंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि रजिस्टर्ड फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है और उस के थ्रू प्रिंटेड रिपोर्ट दिया जाता है कि आपके सॉइल की हेल्थ इस तरीके की है। तो सॉइल की हेल्थ की कंपोनेंट्स क्या है वहां पर बताया जाता है। 12 पैरामीटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाती है, जो कि है NPK, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और हमारा पोटेशियम, इससे ये इसके जो कंटेंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ताकि जो फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। इसके साथ में सल्फर जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, इस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और साथ में और भी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उन पर भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कितना है और क्या आपको करना चाहिए ताकि वो चेंज हो। सॉइल की पूरी होलिस्टिक हेल्थ बताई जाती है, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स एंड फिजिकल पैरामीटर्स, सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उसमें और कितना एडिशन करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज पर द क्रॉप। तो बहुत ही टेक्निकल, और जो सॉइल के पैरामीटर्स है उनको क्रॉप के पैरामीटर्स से लिंक करते हुए जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। तो उसके लिए बेस्ड ऑन दिस SHC जो है इसमें आपको सारे रिकमेंडेशंस, तो ये सारी चीजें तो शायद समझ में आए, बट रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि आपको ये चीज यूज करनी है, ठीक है। तो उससे समझ में आता है फार्मर को कि हाँ मुझे क्या करना है। डोसेज के रिकमेंडेशन, फर्टिलाइजर कैसे होने चाहिए, सॉइल में अमेंडमेंट्स, चेंजेस अगर लाने हैं आपको तो वो क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अब हमने टेक्निकल डिटेल्स बता दिया, बेनिफिट्स बता रहे हैं। क्रॉप यील्ड जो है वो बढ़ेगा, सॉइल में जो भी लैकिंग है वो सब हम ऐड कर पाएंगे। रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, अथॉरिटीज जो है मॉनिटर करते हैं सॉइल को, एवरी 3 ईयर्स जो है ये बताया जाता है। सॉइल में जो चेंजेस हैं उसके बेसिस पर वेरिएशंस लाए जा सकते हैं बाय द फार्मर। एक्सपर्ट एडवाइस है ये, करेक्टिव मेजर्स जो है वो दिए जाते हैं, फार्मर अपने से जो है सोच कर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद रिजल्ट आता है। बट देन एक्सपर्ट एडवाइस असेस करके ये एक्सपेरिमेंटेशन फार्मर खुद नहीं कर पाएगा,
तो वो प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, स्पेसिफिक जो फार्मर्स है अगर उसे स्पेसिफिक तरीके का क्रॉप उगाना है तो उससे रिलेटेड भी एडवाइस दी जाती है कि आप यहाँ पर कर सकते हो या नहीं, या फिर क्या चेंजेस सॉइल में लाने हैं ताकि वो क्रॉप आप उगा पाओ, स्पेसिफिकली भी ये प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, रिपोर्ट जनरेशन में काफी डिले होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, लैक ऑफ स्पेसिफाइड गाइडलाइंस, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द रिजल्ट जो आते हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और साथ में रिपोर्ट इज जनरेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर हर्क्यूलियन टास्क, तो रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो वही सारे जो हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक इश्यूज यहाँ पर आते हैं। विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग, रिकमेंडेशन जो है उसका कई बार फार्मर को मीनिंग नहीं समझ में आता, तो वो एक इश्यू है। लैक ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग बॉडी जो है उसका लैक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और अवेयरनेस भी काफी कम है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और इसके साथ में फार्मर खुद भी जो है उतना अवेयर नहीं होता है इस रिपोर्ट को यूज करने से रिलेटेड, और इसमें जो है स्पेसिफिक अगर उसे चाहिए इंफॉर्मेशन वो भी प्रोवाइड और उसे एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है उसके लिए। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, सैम्पलिंग प्रोसीजर में चेंजेस करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव एन इश्यू दैट द सॉइल इज नॉट फ्रॉम देयर फील्ड, स्पेसिफिकली उनके फील्ड से नहीं लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रिड सैम्पलिंग, पॉइंट सैम्पलिंग प्रोसीजर शुड आल्सो बी यूज्ड, तो एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे फार्म्स जो हैं से उनका अगर हम उनकी बात करें तो उनमें से किसी एक जगह से जो है सॉइल लेके असेस करके सबको रिपोर्ट दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं करके पॉइंट यानी कि हर एक फार्मर का जो है स्पेसिफिकली लेना चाहिए, ये चीज बताई जा रही है। टू मिनिमाइज इंटरफील्ड हेटेरोजेनिटी जो है, वेरिएशंस फील्ड टू फील्ड होते हैं फार्मर के, तो वो मिनिमाइज करने के लिए मेकिंग द स्कीम मोर फार्मर फ्रेंडली, जहाँ पर पीएच ईसी ये सब इंफॉर्मेशन फार्मर को शायद ना समझ में आए, तो रिकमेंडेशंस एनालाइज करके रिकमेंडेशन तो दिए जाते हैं वो सही हो, लोकल लैंग्वेज में ये दिए जाए। टाइम स्पैन ऑफ रिविजन ईयर्स जो यहाँ पर है 3 years होता है वो 2 years कर दिया जाए। एक्सटेंशन एक्टिविटीज जहाँ पर अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए, इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, जो रिकमेंडेशंस हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। कई सारे फार्मर्स इसको जो है एक मामूली कागज जो है समझते हैं, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। नीड फॉर ग्रेटर मॉनिटरिंग, जहाँ पर इस तरीके की बॉडी एस्टैब्लिश की जाए या फिर और भी ज्यादा मॉनिटरिंग के जो है रिसोर्सेज लगाए जाए। इस तरीके से सॉइल हेल्थ को जो है हम मेंटेन करेंगे, फ्लोरा फौना को हेल्प होगा, एनवायरनमेंट को हेल्प होगा, फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम बताएंगे। कंक्लूजन इस तरीके से ब्रॉडर वे में हमें करना है कंक्लूजन की इस चीज के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ब्रॉडली, नॉट जस्ट टू द फार्मर, नॉट जस्ट टू द सोसाइटी, नॉट जस्ट टू इंडिया बट टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एनर्जी एंड सिक्योरिटी के। आगे के सेशंस में GS3 के जो हिमाचल स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं उनको रचना मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और इस तरीके से जो है आपको ये आंसर्स, क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो लिखने चाहिए थे। अगर आपको ये पसंद आए हैं, आपको ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।